अगर आप एक फूड लवर हैं तो आपका भी सपना होगा अपना एक रेस्टोरेंट, टेक अवे या क्लाउड किचन खोलने का। अगर आपके मन में एक बार ये बात आ जाती है मुझे अपना एक फूड स्टार्टअप करना है, तो कभी ना कभी आप उसको पूरा करने के लिए ज़रूर आगे बढ़ते हैं और कभी ना कभी उसे स्टार्ट भी करते हैं। पर यह भी सच है कि अगर एक साल में लगभग 100 स्टार्टअप चालू हो रहे हैं, रेस्टोरेंट हो, टेक अवे हो, क्लाउड किचन हो या कोई भी फूड बिजनेस हो, तो 60% तो पहले ही साल में बंद हो जाते हैं। पर वहीं अगर किसी एक अनएक्सपीरियंस्ड इंसान के द्वारा या जो इस इंडस्ट्री से रिलेट ही नहीं करता है, इस फील्ड से रिलेट ही नहीं करता है, तो वो जो चांसेस होते हैं और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। वो लगभग जाके 90% पे रुकते हैं। एक साल में 90 अगर 100 खुल रहे हैं तो 90 जो स्टार्टअप हैं वो बंद हो जाएंगे। वही सारे कारण आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम है शिव धीरज और मैं आज आपको यही सारे रीजंस बताने वाला हूं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं, तो मेरे जो एक प्लेलिस्ट है क्लाउड किचन की, आप उसे विजिट कीजिएगा, जहां पे कि आपको 120 से भी ज़्यादा वीडियोस मिल जाएंगे। मैंने अलग अलग स्टार्टअप्स के ऊपर, चाहे क्लाउड किचन हो, फूड ट्रक हो, रेस्टोरेंट हो, इन सब पर अलग अलग वीडियोस बनाई हैं। आपको यहाँ पे सारे सोल्यूशन मिल जाएंगे। अगर फिर भी आपको सोल्यूशन नहीं मिल पाता तो नीचे मेरे व्हाट्सअप का नंबर दिया गया है, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम आपकी जो भी प्रॉब्लम्स होगी उनको सोल्यूशन करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। सबसे पहले अगर हम लोग अपने टॉपिक पे वापस से आ जाते हैं, सबसे पहले यहाँ पे अगर हम लोग अनएक्सपीरियंस्ड हैं और हमें इस फील्ड का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं, तो सबसे अच्छा होगा कि हम लोग चाहे तो वीडियोस देखें या किसी एक ऐसे बंदे को हायर करें जिसे इस फील्ड का नॉलेज है और वो इसी इंडस्ट्री से होना चाहिए। आजकल मार्केट में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। अगर आप इस फील्ड से नहीं भी हैं, पर अगर आप 5-10 वीडियो बना लेते हैं तो आपको लगने लग जाता है कि जो बंदा वो बता रहा है वो सामने वाला सच है। तो आपको यहाँ पे इन चीज़ों से भी बचना है। उसके अलावा मैंने लगभग यहाँ पे 7 पॉइंट्स बना के रख लिए हैं, मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे है आपकी प्री कॉस्टिंग के बारे में। प्री कॉस्टिंग, प्री कैलकुलेशन आप लोग कह सकते हैं, जिसमें कि आपको पता लगाना होता है कि वो सारी की सारी कॉस्ट जो कि आपकी लगने वाली है। अब यहाँ पे 2 प्रकार की कॉस्ट है। सबसे पहला हमारी वन टाइम कॉस्ट है, जो कि हमें एक बार ही लगनी है। जैसे कि मान लीजिए मुझे रेंट के लिए डिपॉजिट देना है, वो एक बार ही देना है मुझे साल में। उसके अलावा अगर मुझे पेपर वर्क करना है, लाइसेंस लेने हैं, एक बार ही लेना है, इक्विपमेंट्स लेने हैं, एक बार ही लेना है। बाकी छोटी मोटी चीज़ें चलती रहती हैं। उसके अलावा दूसरी कॉस्ट जो मुझे रोज़ाना लगेगी या हर महीने लगेगी, मैं बोल सकता हूँ, जैसे कि सैलरीज हो गया, हमारे बिजली का बिल हो गया, हमारा रेंट हो गया या फिर कुछ और चीज़ें। तो यही सारी चीज़ें हमें पहले से कैलकुलेट करके रखनी चाहिए, क्योंकि अधिकतर सबसे बड़ी गलती हम लोग यही करते हैं कि हमारे पास 5 लाख है, हम लोग उस काम में हाथ डाल देते हैं, फिर बाद में पता चलता है भैया यहाँ पे तो हमें कम से कम 20 लाख रुपए चाहिए थे और बिज़नेस तो वैसे ही आप फेल ही समझ लीजिए। तो यहाँ पे प्री कैलकुलेशन होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपको ये सारी कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए। उसके बाद है दूसरा, यहाँ पे है लोकेशन। आप जो भी फूड बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, चाहे अगर रेस्टोरेंट है तो आपको रेस्टोरेंट के हिसाब से लोकेशन ढूंढनी है। टेक अवे कर रहे हैं, क्लाउड किचन कर रहे हैं, फूड ट्रक कर रहे हैं, तो आपको लोकेशन का ध्यान रखना है। और लोकेशन और जो आपका फूड है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसी भी लोकेशन लेनी है, आपका फूड उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आप एक रेस्टोरेंट खोलना चाह रहे हैं तो आपके पास ऐसी जगह आपको लेना है जहाँ पे आपको पार्किंग की सुविधा हो। अगर आपके पास पार्किंग की सुविधा नहीं होगी तो रेस्टोरेंट खोलने का कोई मतलब नहीं। लोग गाड़ी में आएंगे तो वो कहाँ पे पार्क करेंगे। पर अगर आप क्लाउड किचन खोल रहे हो तो तब भी चल जाता है, छोटी मोटी पार्किंग तो आपको हर जगह मिल जाती है। अगर टेक अवे है तो आप कहीं भी खोल लीजिए, किसी गली में भी खोल लीजिए, वहाँ से बंदा जो भी कस्टमर है आपका आपके पास आएगा और अपना फूड का जो भी आइटम है वो लेके चले जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी वो टेक अवे है। तो वो आपको जो लोकेशन है वो भी बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है और लोकेशन के ऊपर ही आधे से ज़्यादा जो रेंट डिपेंड होता है। इसके बाद जो तीसरा है वो है हमारा कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट का मेरा मतलब है कि आपका कॉन्सेप्ट क्या है। हम लोग इस दुनिया में अब कुछ भी नया नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल सच्चाई बात है। अगर आपको कोई बोलता है कि मैं एक नया कॉन्सेप्ट लेके आ रहा हूँ मैक्सिको से, यहाँ से वहाँ से, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हम एक कॉन्सेप्ट तब भी रेडी करना पड़ता है, पर वो कॉन्सेप्ट को हमको वही जो पुरानी चीज़ें होती है उनको एक यूनिक तरीके से बेचना होता है। और सभी यही कर रहे हैं, चाहे हम लोग हों, चाहे संजीव कपूर हो, हर कोई पुरानी चीज़ों को एक नई तरीके से बेच रहा है। आप लोगों ने बिरयानी के कई सारे आपने ब्रांड्स देखे होंगे जो कि वही बिरयानी बेच रहे हैं। अब वो बिरयानी हांडी में बेच रहे हैं, टेराकोटा के बर्तनों में बेच रहे हैं।
कोई बर्गर को इंडियन स्टाइल में बेच रहा है, मैकडोनल्ड चाय बेच रहा है, तो सबने एक अलग अलग कॉन्सेप्ट बना के रखे हैं। तो आप भी अपने लिए इस तरीके के कॉन्सेप्ट रेडी कर सकते हैं। इसमें कोई बिल्कुल भी कोई घबराने वाली बात है या कोई बड़ी ही बात नहीं है, पर कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे ढूंढना ज़रूरी है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है आपकी स्टाफ हायरिंग का। स्टाफ हायरिंग में हमेशा आपको ये ध्यान रखना है कि आपको एटलीस्ट शुरुआत के समय प्रोफेशनल शेफ्स की मदद लेनी है, प्रोफेशनल जो स्टाफ है वो हायर करना है। पर वहीं अगर आप किसी ऐसे लोगों के चक्करों में आ जाते हो जो कि डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, या आप ऐसी एजेंसीज़ के पास चले जाते हो जो कि आपको स्टाफ हायरिंग के लिए बोलती हैं, अगर वो स्पेशलाइज्ड हैं आपके लिए किचन हायरिंग करने में या रेस्टोरेंट की हायरिंग करने में, जिन्होंने कि पहले भी करा है, तो आपको उनके पास जाना चाहिए। नहीं तो आपके बहुत सारे प्रोफेशनल शेफ्स हैं, जैसे कि हम लोग भी लोगों की हेल्प करते हैं, इन सारी चीज़ों में उनकी सहायता ले सकते हैं। आपको स्टाफ हायरिंग में हमेशा प्रोफेशनल शेफ़ की हायर करनी चाहिए और प्रोफेशनल लोगों की ही मदद लेनी चाहिए। उसके अलावा आपकी चीज़ें अगर करोगे तो आपकी चीज़ें गड़बड़ होंगी। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है हमारे मेन्यू। मेन्यू आपको हमेशा इस प्रकार का बनाना चाहिए कि वो आपकी लोकेशन को भी मैच करे, क्योंकि जो भी आपकी लोकेशन होगी उसकी जो लोकेलिटी होगी उसके अनुसार आपका मेन्यू होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए एक वेजिटेरियन एरिया है, जैन एरिया है, जहाँ पे कि लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं। अगर मैं वहाँ पे तंदूरी चिकन बेचूँगा तो वो नहीं बिकेगा। अगर मान लीजिए मैं एक कॉलेज में मेरी एक कैंटीन है और मैं वहाँ पे थाली बेचने लग जाता हूँ बच्चों को, तो बच्चे नहीं खाएंगे। पर वहीं मैं बच्चों को इस तरीके से कुछ फास्ट फूड, आपका ऑर्गेनिक फास्ट फूड बोल दीजिए, किसी प्रकार का फास्ट फूड बोल दीजिए कि अच्छे तरीके से नए स्टाइल में सर्व करूँगा तो ज़रूर खाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है, आपका मेन्यू भी इस हिसाब से होना चाहिए और मेन्यू इस हिसाब से भी होना चाहिए कि आपको बचत हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप लोगों को अट्रैक्ट करने के चक्कर में सारी की सारी चीज़ें उनको एक तरीके से फ्री में ही देते जा रहे हो। तो यहाँ पर आपको प्रोफेशनल्स की सहायता जरूर लेनी चाहिए अगर आप इस इंडस्ट्री से, इस फील्ड से नहीं हो। उसके बाद है आपकी कॉस्ट कटिंग। अगर आप ये सारी चीज़ें जो ऊपर वाली चीज़ें समझ जाएंगे तो आप अपनी कॉस्ट कटिंग करना भी सीख जाएंगे, क्योंकि कॉस्ट कटिंग करना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये नहीं कि आपको इस चीज़ की ज़रूरत है, अगर आप उसके बदले किसी दूसरे से सब्स्टिट्यूट चला सकते हैं तो आपको वो करनी चाहिए। आपको वहाँ पे सब्स्टिट्यूट उसका लेना चाहिए, ना कि वही चीज़ें आपको लेनी चाहिए। कॉस्ट कटिंग आपकी फूड कॉस्ट के अंदर भी हो सकती है, पैकेजिंग के अंदर भी हो सकती है, इक्विपमेंट के अंदर भी हो सकती है, मैन पावर के अंदर भी हो सकती है, या फिर आपकी मार्केटिंग के अंदर भी हो सकती है। पर यही सारी चीज़ें अगर आप खुद भी थोड़ी थोड़ी सीख लेते हो तो आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होता है और आप एक अपने अनट्रेंड स्टाफ को या एक अनट्रेंड मैनेजर को भी सिखा सकते हो और साथ साथ आप यहाँ पे काफ़ी सारा पैसा भी बचा सकते हो। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है हमारा मार्केटिंग का, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मार्केटिंग दो तरीके की होती है, एक ऑनलाइन, दूसरी ऑफलाइन। ऑनलाइन जिसको कि हम लोग डिजिटल मार्केटिंग बोलते हैं, आपकी फेसबुक हो गया, आपका इंस्टाग्राम हो गया, आपकी यूट्यूब की वीडियोस होगी, इंस्टाग्राम रील्स होगी, आपकी खुद की वेबसाइट होगी, आपके व्हाट्सअप बिजनेस हो गया, आप स्विगी जोमेटो के साथ बेच रहे हैं, तो ये सारे के सारे तरीके आपकी ऑनलाइन मार्केटिंग के होते हैं। यहाँ पे आप खुद भी कर सकते हैं। मैं तो बोलूँगा अगर आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं और आपके पास समय है तो आप सारी चीज़ें आप खुद भी कर सकते हैं, कोई मुश्किल बात नहीं है। ऑफलाइन में हमारा पैम्पलेट्स बांटना हो गया, 1-to-1 कस्टमर से जाके बात करना हो गया, उनको अपने रेस्टोरेंट के बारे में, अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना हो गया, तो ये सारी चीज़ें आप जाके कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन हम लोग अपनी ट्रेनिंग्स में भी सिखाते हैं। हम लोग मार्केटिंग के नए नए तरीके ईजाद करने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोगों को नए नए तरीके बता रहे हैं अपनी ट्रेनिंग्स के द्वारा। इसके बाद जो लास्ट है वो है हमारे मंथली रिव्यूज़ का। आपको हमेशा मंथली रिव्यू करना चाहिए। आपने महीने भर में जो भी काम किया है आपको उसका पूरा एक डेटा रेडी करके रखना चाहिए कि भाई मेरा कहाँ पे क्या लगा, कहाँ पे गया, कहाँ पे बचा। और उसको जब आप कंपेयर करते हैं किसी दूसरे मंथ से तो आपको पता चलता है कि एक्चुअल में आपने गलती कहाँ करी है, कहाँ पे कमी रह गई है, कहाँ पे कॉस्ट हमको कम करनी है, कहाँ पे हमें हो सकता है कि आपको मार्केटिंग बढ़ानी हो सकता है कि आपकी फूड कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो, आपको फूड कॉस्ट पे ध्यान देना हो। तो जब भी आपको ये चीज़ें पता चलती हैं तो आप एक्चुअल में उनके ऊपर वर्क कर पाते हो। पर अगर आप ये सारी चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हो तो आपको यहाँ पे जो मैंने आपको जो फिगर 90% वाला बताया, आप भी उसके अंदर ही आ जाते हो। तो यही सारी गलतियाँ हम लोग करते हैं
अपने स्टार्टअप के दौरान। तो यही सारी गलतियां अगर आप समझ पाओगे, एडवांस में आप लोग कर पाओगे, तो आप लोग एक सफल रेस्टोरेंट चला सकते हो। वही यही सारी चीज़ें, अगर वीडियो को आपने अभी तक देख लिया है, यही सारी चीज़ें हम लोग अपनी ट्रेनिंग्स में सिखाते हैं। मैं पर्सनली 1-to-1 सबको ट्रेनिंग्स में सिखाता हूँ कि किस प्रकार से वो ये सारी चीज़ें एडवांस में सीख सकते हैं और ईज़िली अपने रेस्टोरेंट बिजनेस को फ्लरिश कर सकते हैं। और सबसे आखिरी में मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी और अपने सपनों पे यकीन रखना पड़ेगा। अगर आप मेहनत करते हैं, अपने सपनों पे यकीन करते हैं और आप एक फूड लवर भी हैं, तो आपका रेस्टोरेंट बिजनेस बहुत ही ज़्यादा सक्सेस होगा, जैसे बाकी लोगों का हुआ है। अब मैं वीडियो को ख़त्म यही करूँगा। कुछ भी क्वेश्चंस हो, कमेंट्स हो, नीचे आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।